नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी संबित पात्रा पर कांग्रेस के एक्शन की, संसद में अडानी मुद्दे पर बुरी फंसी बीजेपी की, बात करेंगे मेहुल चौकसी को लेकर खड़गे के निशाने पर आए पीएम मोदी की, दिल्ली के बजट पर गरमाई सियासत की, जानेंगे कैसे कर्नाटक में बीजेपी के सामने खड़ा हुआ संकट, कांग्रेस में अब किस भूमिका में नजर आने वाले हैं कन्हैया कुमार, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हड़ताल या धरने में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर नतीजे, केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। मोदी राज में अर्धसैनिक बल से युवाओं का हो रहा है मोह भंग, 5 साल में 50,000 से ज्यादा जवानों ने छोड़ी नौकरी, संसदीय समिति की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सिसोदिया की जमानत याचिका पर 24 मार्च तक सीबीआई को देना होगा लिखित जवाब। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 446 अंक चढ़कर 58,075 पर हुआ बंद, निफ्टी 119 अंकों की बढ़त के साथ 17,108 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी को मीर जाफर कहना बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को महंगा पड़ने वाला है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस ने पात्रा की घेराबंदी कर ली है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि संबित पात्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने पहले कहा था कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, हम मंगवाकर ही रहेंगे। अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा है कि ये बात शाह और शहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद भी बीजेपी प्रवक्ता बिना नहाए चले आते हैं। खेड़ा ने आगे कहा कि 9 बार नाक रगड़कर अंग्रेजों से माफी मांगने वाले और वायसराय से पेंशन लेने वाले कांग्रेस को देशभक्ति का ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं, मालिक तो जनता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये ड्रामा इसलिए चल रहा है क्योंकि राहुल गांधी पीएम के दोस्त को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी संबित पात्रा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, मोदी जी के इशारों पर वो स्तरीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और पता है क्यों कर रहे हैं? अडानी के सवालों का जवाब न देना पड़े। आज सब लोग पूछते कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन कर कर आपकी आंखों में 5 साल से धूल झोंक रहा है आपका मेहुल भाई। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है, अब उसको कैसे लाइएगा वापस? तो आपने सुबह सुबह ये रायता फैला दिया। केरल के वायनाड में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आज राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की। पात्रा ने कहा था कि मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। आज की राजनीति के मीर जाफर हैं राहुल गांधी। पात्रा के इसी बयान पर अब राजनीति गरमा गई है और कांग्रेस के इस कड़े रुख से साफ हो गया है कि आने वाले दिन बीजेपी नेता पर भारी पड़ने वाले हैं। संबित पात्रा अपने बयानों को लेकर कई बार मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। इधर संसद को ठप कराना बीजेपी की भी आदत बन चुकी है। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर संसद ठप है। बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन भी बीजेपी के हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में आज भी जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। हंगामे के बीच लोकसभा से कुछ मिनटों में कई विधेयक बगैर चर्चा के पारित हो गए। तो आज संसद में क्या कुछ रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में हंगामा मचा हुआ है। सदन में सत्ता पक्ष हंगामा मचा रहा है। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहा है। 7 दिन से संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। इसे लेकर विपक्ष ने आज संसद की पहली मंजिल पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सभी सांसदों के हाथ में बैनर पोस्टर थे। वो अडानी मामले पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। संसद में प्रदर्शन का ऐसा नजारा पहली बार दिखाई दिया है और शायद इस संसद में दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि संसद का अगला सत्र नए संसद भवन में होगा। ऐसा भी शायद पहली बार हो रहा है जब विपक्षी दलों को सदन में बोलने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। संसद में चल रहे हंगामे के बीच लोकसभा से कुछ मिनटों में ही बगैर चर्चा के जम्मू कश्मीर की अनुदान मांगों से जुड़े सभी विधेयक पारित करा दिए गए। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई 23 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बार बार संसद स्थगित होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से गुहार लगाते हुए ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लिखा है,
मोदी सरकार से निवेदन है कि कृपया सदन को चलने दे ताकि देश का नुकसान ना हो। आप अडानी को बचाने के लिए लगातार संसद को बंधक बनाए हुए हैं, ये देश हित में नहीं है। जेपीसी का गठन कीजिए ताकि अडानी महाघोटाले की जांच हो और सच्चाई सबके सामने आए। देश का सोचिए, दोस्त का नहीं। आज सुबह जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष शोर मचाने लगा, जिसके बाद सदन के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। इसके पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने चैम्बर में सदन के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बीजेपी, वाईएसआरसीपी और टीडीपी नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दोपहर 1 बजे अपने चैम्बर में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। संसद में फिलहाल गतिरोध बना हुआ है और आगे भी जारी रहने के आसार हैं। आसार तो ये भी है कि अब मेहुल चौकसी कभी गिरफ्तार ना हो। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस रद्द कर दिया है। चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस रद्द किए जाने के बाद सीबीआई की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। खड़गे ने पीएम मोदी पर मेहुल चौकसी की मदद करने का आरोप लगाया है। और क्या कुछ कहा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में फरार हीरो कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया है। फ्रांस के लियोन शहर में मौजूद इंटरपोल के मुख्यालय में चौकसी की ओर से दायर याचिका के आधार पर यह कदम उठाया गया। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। खड़गे ने निशाना साधते हुए लिखा कि विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई, पर मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। जब परम मित्र के लिए कर सकते हैं संसद ठप, तो पुराना मित्र जिसको किया था 5 साल पहले फरार, भला उसकी मदद से कैसे करें इनकार। डूबे देश के हजारों करोड़, न खाने दूंगा बना जुमला बेजोड़। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि एक तरफ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां लगाई जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ इंटरपोल से मेहुल चौकसी को रिहा करवा दिया जाता है। खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो अपने परम मित्र के लिए संसद ठप करा सकते हैं, तो पुराने मित्र को रिहा तो करवा ही सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को इंटरपोल ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी रेड नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसका मतलब है कि चौकसी अब दुनिया में कहीं भी यात्रा कर सकता है। इंटरपोल के मुताबिक भारत लौटने पर चौकसी को निष्पक्ष परीक्षण या फिर पर्याप्त इलाज न मिलने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। मेहुल चौकसी को 2 साल पहले डोमिनिका में हिरासत में लिया गया था। डोमिनिका की कोर्ट ने करीब 51 दिन तक चौकसी को हिरासत में रखने के बाद उसे वापस एंटीगुआ के हवाले कर दिया। चौकसी ने भारत सरकार पर एंटीगुआ से उसका अपहरण कर अमेरिका ले जाने का आरोप लगाया था। चौकसी 2018 में हुए पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। घोटाला उजागर होने से पहले ही चौकसी एंटीगुआ चला गया और उसने वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। इस मामले पर कांग्रेस का साफ कहना है कि मोदी सरकार के इशारे पर मेहुल चौकसी को विदेश जाने दिया गया है। खड़गे के इस वार से मोदी सरकार में खलबली मच गई है। खलबली तो आज दिल्ली के बजट को लेकर भी मची रही। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार का बजट अप्रूव कर दिया है, जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार को भेज दी गई है। इससे पहले सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार 21 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करती है। लगभग 3 दशक से यही परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस बार बजट 21 मार्च को पेश नहीं हो पाया क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच चल रहे टकराव के चलते बजट को मंजूरी ही नहीं मिल पाई। इसके बाद 20 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली का बजट समय पर पेश नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे रोक लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम को पत्र लिखकर बजट को स्वीकृति देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा था कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि दिल्ली का बजट रोका जा रहा है। अगर बजट समय पर पेश नहीं किया गया तो दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाएगा। दिल्ली के सीएम की मांग पर कुछ घंटों बाद ही बजट पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि बजट में हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। पहले जिस बजट को रोका गया था, बाद में उसी बजट को हरी झंडी दिखाई गई है। साफ है केंद्र सरकार की मंशा दिल्ली की जनता को परेशान करने की थी। इस बीच दिल्ली विधानसभा में भी इसे लेकर आज खूब हंगामा हुआ। बीजेपी सदस्यों के हंगामे पर नाराज विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास रावत ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक के लिए सदन से निलंबित कर दिया।
दिल्ली में केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच चल रही तनातनी से सबसे ज्यादा नुकसान में दिल्ली की आम जनता है। नुकसान तो कर्नाटक में बीजेपी को भी उठाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बाबूराव चिंचानसूर ने राज्य विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी से टिकट नहीं दिए जाने के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया। खबरों की माने तो बीजेपी का ये नेता कांग्रेस का हाथ थाम सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। एक और बीजेपी नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। पहले से ही आपसी टकराव के चलते मुश्किल में फंसी बीजेपी के नेता भी अब पार्टी से किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी एमएलसी बाबूराव चिंचानसूर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि बीजेपी नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंचानसूर इस महीने पार्टी से इस्तीफा देने वाले दूसरे एमएलसी हैं। कोली समुदाय से आने वाले बाबूराव चिंचानसूर के 25 मई को कांग्रेस में शामिल होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं इस महीने की शुरुआत में भाजपा के पुतन्ना ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। पुतन्ना ने पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पार्टी छोड़ी है। पुतन्ना को लिंगायत समुदाय का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। बताया जा रहा है कि वो इस बार बेंगलुरु शहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले से ही साफ कर दिया है कि कर्नाटक में नई विधानसभा का गठन 24 मई से पहले कर दिया जाएगा, यानी चुनाव 18 मई से पहले हो जाएंगे। राज्य में कांग्रेस को सत्ता का बड़ा दावेदार माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 22 मार्च को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस सूची में 120 से 170 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। दूसरी ओर आपसी टकराव के चलते बीजेपी चुनाव समिति अभी तक कर्नाटक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा नहीं कर पाई है। कर्नाटक में कांग्रेस का पलड़ा चुनाव से पहले ही बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। इधर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का भी पार्टी में कद बढ़ने वाला है। खबरों की माने तो कांग्रेस नेतृत्व उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है। तो अब किस भूमिका में नजर आ सकते हैं कन्हैया कुमार, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी के साथ भारत यात्री के रूप में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करने वाले कन्हैया कुमार को दिल्ली कांग्रेस की कमान सौंपने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। ऐसे में कन्हैया के सहारे कांग्रेस अपनी जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश कर सकती है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया को अगर दिल्ली कांग्रेस की कमान मिलती है तो इसका कांग्रेस को जबरदस्त लाभ हो सकता है। कन्हैया कुमार बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर वो उन पर तंज कसते रहे हैं। कन्हैया मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं। कांग्रेस उनमें ऐसा नेता देखती है जो पार्टी में ऊर्जा भर सकता है। वैसे कुछ लोग कन्हैया के दिल्ली का न होने को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन यही सवाल कन्हैया की ताकत भी बन सकता है। दिल्ली के न होने के चलते उन पर किसी गुट का होने का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। वैसे भी दिल्ली में दूसरे राज्यों से आए लोग भी सफल रहे हैं। मूल रूप से दिल्ली निवासी शीला दीक्षित ने दिल्ली की सियासत में बड़ी भूमिका निभाई। वो 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही। दिल्ली में एक बड़ी आबादी बिहार और पूर्वी यूपी के लोगों की है। इन लोगों को कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस अपने से जोड़ सकती है। वैसे संभावना इस बात की भी चल रही है कि कन्हैया कुमार को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी सौंपा जा सकता है। इस समय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में उनकी जगह भी कन्हैया कुमार को लाया जा सकता है। कन्हैया दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने या यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, साफ है कांग्रेस में उन्हें जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और बुलेटिन के आखिर में बात इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर आज अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा, ताकि ये जांच की जा सके कि इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ को करनी चाहिए या नहीं। देखते हैं ये रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में सुनवाई सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच 11 अप्रैल को करेगी। पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख दी थी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनावों के दौरान इस मामले में सुनवाई की जाती है तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इसका गलत इस्तेमाल होगा, जिसके बाद सीजीआई ने 11 अप्रैल की तारीख दे दी है। सीजीआई ये भी तय करेंगे कि मामले की सुनवाई संवैधानिक बेंच को करनी चाहिए या फिर नहीं। आज हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र कोर्ट को सौंपा गया, जिसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट में एडवोकेट शादान फरासत ने सीजीआई से अपील की है कि मामले की सुनवाई संवैधानिक बेंच करे। लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर कोई ठोस फैसला बेहद जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट चुनाव से जुड़े 3 अहम मामलों पर सुनवाई कर रहा है। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल है। दूसरा, राजनीतिक दलों को 2005 के आरटीआई एक्ट के दायरे में लाने की अपील। और तीसरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में संशोधन के
खिलाफ दायर याचिकाओं को रखा गया है। दरअसल 2017 में केंद्र की मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लाई थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड को खरीद सकता है और इसे भी राजनीतिक दल को चंदा के रूप में दे सकता है। बॉन्ड पर खरीदने वाले का नाम नहीं होता था, राजनीतिक दल इसे कैश करा लेते थे, लेकिन इसका फायदा सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को मिल रहा था। पहली बार साल 2017 में ही एडीआर की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। बाद में सीपीएम, एनजीओ, कॉमन कॉज और कुछ अन्य की ओर से भी याचिकाएं डाली गई। चुनाव आयोग भी स्कीम पर सवाल उठा चुका है, क्योंकि इसमें चंदा देने वाला कौन है उसका पता ही नहीं चलता। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।